एक पति को मारने के लिए बीवी प्लान बनाती है अपनी ही बेटी के साथ। बेटी कमरे में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मम्मी को इंस्ट्रक्शन देती कि मम्मी आपको पापा को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। उस प्लान के मुताबिक बेटी जो प्लान बनाती है उसमें धान कूटने वाले मुसली से वो मम्मी को बोलती है कि मम्मी आप बिस्तर पर जाओ, बिस्तर पर खड़े हो जाओ और मुसली से पापा का सिर चकनाचूर कर दो। मम्मी जो थी एक तरीके से सम्मोहित हो चुकी थी या सम्मोहन के वश में थी। जैसा जैसा बेटी बोल रही थी माँ वैसा वैसा करते चली जा रही थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी यहां खत्म होती है कि जो बॉयफ्रेंड कहता है कि सासू माँ आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब हमें इस लाश को छुपाना पड़ेगा। एक माँ अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के बताए गए दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए अपने पति को कम्बल में लपेटकर नदी किनारे ले जाकर उसे जलाकर राख कर देती है। अभी जो मैंने आपको जितना भी किस्सा बताया 4 महीने पुराना है। 4 महीने तक एक पति गायब रहता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। फिर एकाएक पुलिस पहुंचती है मौका स्थल पर, छानबीन की जाती है लेकिन कुछ सुराग नहीं मिलता है। ऐसे में पुलिस जब छानबीन करती है तो उनके हाथ में सोशल मीडिया की 2 तस्वीरें लगती हैं। पहली तस्वीर में क्योंकि बच्ची है, नाबालिग है, हमें मजबूरन उसका चेहरा छिपाना पड़ रहा है। कातिल जरूर है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। और जो देखिए कि किस तरीके से बकायदा स्टेटस लगाया गया है, लिखा गया है स्विमिंग पूल मस्ती विद माई जानू मानू। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और यही बॉयफ्रेंड और बेटी ने इंस्ट्रक्शन दिया था मम्मी को किस तरीके से आपका पापा का मर्डर करना है। अब जब पुलिस छानबीन करती है तो एक और तस्वीर हाथ लगती है। मां के साथ ये जो शख्स खड़ा है, पता ये लगा है कि मां का भी बॉयफ्रेंड था, मां का भी अफेयर चल रहा था। और उसके ऊपर देखिए उस स्टेटस के ऊपर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू जान। अब मां का भी बॉयफ्रेंड है, बेटी का भी बॉयफ्रेंड है। पिता को मारने की जो वजह थी पुलिस अब तक समझ नहीं पा रही है। इस केस में बहुत ज्यादा उलटफेर है। 4 महीने तक कोई इंसान गायब रहे और किसी को कानों कान खबर कैसे नहीं लगी। एक परफेक्ट क्राइम हो ही चुका था, क्योंकि बस एक गलती की वजह से इस पूरे केस को पुलिस ने किस तरीके से सुलझाया। और अभी जो कानूनी लड़ाई है खत्म नहीं हुई है। आने वाले वक्त में जो बिटिया है जिसे इंस्ट्रक्शन दिया वो जेल से छूट भी सकती है। जो मां है जिसने कत्ल किया वो भी जेल से छूट सकती है। क्या क्या वो दिक्कतें हैं जो पुलिस को आने वाले वक्त में लगने वाली है, क्योंकि हर किसी को पता है इसने मर्डर तो जरूर कर दिया लेकिन ये जेल से बाहर आ जाएंगे। क्यों और कैसे बाहर आएंगे जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये मथुरा का इलाका है और यहाँ पर अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये जो मैं जंगल दिखा रही हूँ, अक्रूर जंगल है जो यमुना घाट पर लगता है। सामने आपको यमुना नदी बहती हुई भी दिख रही होंगी और साथ ही साथ एक फॉरेंसिक टीम की गाड़ी इसमें आपको नजर आएगी, क्योंकि बकायदा यूपी पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जिस तरह से एक माँ ने यानी एक पत्नी और एक बेटी ने एक पिता को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसकी लाश को जहाँ जलाया है, क्या उसके कुछ अवशेष, कुछ हड्डियाँ, कुछ टुकड़े मिल पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको यूपी पुलिस के सिपाही यहाँ पर तैनात नजर आएंगे और फॉरेंसिक टीम के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके हाथ में कैमरा है। कुछ लोग नीचे बैठकर चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। किस लिए? क्योंकि लाश के कुछ टुकड़े, कुछ अवशेष, जली हुई हड्डियां या राख तक अगर पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस इस केस को मजबूत कर सकती है। वरना माँ बेटी ने तो ऐसी प्लानिंग की है कि कितना भी वक्त लगा लो, कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, आने वाले वक्त में वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकती हैं। अगर तस्वीर बदलेगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इंची टेप लेकर कुछ नापने की कोशिश की जा रही है, कैलकुलेशन लगाई जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर उन लोगों ने बॉडी यहाँ पर रखी होगी वो किस अवस्था में जली होगी, उसके टुकड़े अगर हवा चल रही तो क्या कहीं उड़कर गए होंगे। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बारिश का महीना है और अगर यमुना का जलस्तर भी देखें तो आपको दिख रहा होगा नदी में किस तरह से बढ़ा हुआ है। बिल्कुल जो किनारा है उससे सटता हुआ ही पानी भी लगा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस का अनुमान ये भी है
कि जो पानी जब आया, जब भराव हुआ या बारिश हुई तो कुछ चीज़ें बहकर भी जा सकती, तो उसका आकलन भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाश की कुछ भी ऐसे टुकड़े ढूंढना जिससे इन दोनों माँ बेटी और जो बेटी का बॉयफ्रेंड है उसको क्रिमिनल या उस पर जो आरोप है उन्हें वो सिद्ध कर पाए और कोर्ट में ये केस मजबूत हो पाए। अब यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, जब हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर ने पता करने की कोशिश की, तो पता लगा कि लगातार 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, बहुत कोशिश की गई, लेकिन यमुना का जो जल स्तर है, जैसा मैंने आपको बताया, वो बढ़ गया, पानी अंदर तक आ गया, पुलिस वालों के जो पैर थे वो पूरे डूब चुके थे, तो उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा था, कुछ भी वो ढूंढ नहीं पाए। तो ऐसे में अभी तक यूपी पुलिस के हाथ खाली। अगर आप गौर करेंगे, ये जो पूरा इलाका जो जूम हो रहा है एरिया, अगर आप उस पर भी गौर करेंगे तो जो घास है वो आपको गीली दिखाई देगी और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो भी गीली दिखाई देगी पूरी तरीके से। लेकिन शुरुआती तौर पे जब पुलिस ने जांच की थी तो कुछ तस्वीरें ज़रूर सामने आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी चेक करेंगे, जहाँ पर इन्होंने आग लगाई थी या जहाँ पर इन्होंने जलाने की कोशिश की थी, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये यमुना घाट का इलाका है जो जला हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि यहीं पर इन माँ बेटी ने मिलकर उस जो शख्स है उनकी हत्या की थी। अब पुलिस को यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक टीम को कुछ चप्पल भी मिल रही है, लेकिन ये कंफर्म करना बहुत बड़ी बात होगी और बहुत दिक्कत की बात होगी कि ये चप्पल किसकी हैं, कैसे वहाँ पर पहुँची, क्योंकि जिस तरह से पानी आया, जो नदी का पानी वो भी ऊपर आया, बारिश का पानी भी आया, तो सारी चीज़ें, सारे सबूत जो हैं वो मिट सकते हैं। लेकिन अब आपको जानना होगा कि मथुरा की नैना ने आखिर किस तरह से इतनी शातिर प्लान बनाया, इतना शार्प माइंड लगाया और अपनी बेटी के साथ ही मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया और उसके बाद बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतनी परफेक्ट प्लानिंग की कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो दरअसल ये जो आप घर देख रहे हैं, इस पर अगर आप नोटिस करेंगे तो लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। अब ये मकान मनोज सैनी का है और उनकी पत्नी नैना और उनकी बेटी इस वक्त नाबालिग है, इसलिए ना हम उसका नाम बता सकते हैं और ना ही उसका चेहरा दिखा सकते हैं, हालांकि वो कातिल ज़रूर है। अब होता ये है कि ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर ये जो माँ बेटी और पिता थे मनोज सैनी, वो रहा करते थे। और ये जो आप पूरा इलाका अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जिस वक्त यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो यहीं पर इनके नेबर्स थे जो इनको जान पहचानते थे। अब उस जो गांव का इलाका होता है या जैसे मथुरा की बात कर लें तो इनके जो परिवार के भी लोग थे, चाहे वो इनके बड़े भाइयों बहनों, वो भी आसपास ही इन्हीं गलियों में रहते थे, मतलब ज़्यादा दूरी पर इन लोगों का घर नहीं था। सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, सारी चीज़ों में काम सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिवार में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन इस तरह से बढ़ती है। शुरुआत में दीपक ने आपको बताया कि किस तरह से वो मर्डर प्लान करते हैं। तो दरअसल जो 2 तस्वीरें आपने देखी, जो बेटी है उसे एक डिलीवरी बॉय से प्यार हो जाता है, नाम है विमल। जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं कि कहीं वो स्विमिंग पूल में उसके साथ नहा रही है, मौज मस्ती कर रही है, तो अभी जो एज थी बच्ची की, पिता के मुताबिक वो पढ़ने की थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े, पहले कुछ अच्छा चीज़ें सीखे, उसके बाद इन सारी चीज़ों में, बॉयफ्रेंड या बाकी चीज़ों में वो ध्यान दे। लेकिन कायदे से जो लड़की थी उसको अब पसंद आ रहा था कि वो बाहर घूमे, जो मथुरा से निकलकर वो बाहर ट्रिप करने जाए, उसको एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, वो अपने माँ बाप के साथ बंद कर नहीं रहना चाहती। और ये सारी चीज़ें जो बेटी हैं उसको अंदर ही अंदर काट रही थी। और इसीलिए जब वो अपने बॉयफ्रेंड, जो डिलीवरी बॉय था पेशे से, जब उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में आती है, उसके साथ घूमना फिरना शुरू करती है, तो पिता को लगातार ये बातें खटकती हैं, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। अब एक तरफ बेटी का ये रवैया है, लेकिन दूसरी तरफ जो माँ नैना है उसका रवैया भी आप समझिए। जो नैना है, जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने तस्वीर दिखाई, उस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे जानू, तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो शख्स है, यही बताया जा रहा है कि वो उनकी माँ का, यानी कि नैना का भी एक बॉयफ्रेंड था। अब जो हस्बैंड थे मनोज सैनी, जब वो रोज़ काम करके घर आते, उन्हें अपने घर में सुकून चाहिए था, उनकी बच्चे, उनकी बीवी उनके साथ रहती, लेकिन एक तरफ बेटी ने परेशान कर रखा था। अब उन्हें पता लगता है कि उनकी जो पत्नी है नैना, उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने पता करने की कोशिश भी की, लेकिन ये सारी चीज़ें वो ज़्यादातर जान नहीं पाए। अब ऐसे में वो इतने परेशान हुए कि लगातार घर में कलह होने लगी, कलेश होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। अक्सर वो अपनी बेटी को टोकते, बाहर आने जाने पर रोकते, पढ़ाई करने पर टोकते। ये सारी चीज़ें जब होती तो बेटी अपने पिता को काउंटर करती, लेकिन ऐसे में जो माँ है वो भी अपनी बेटी का साथ देती, क्योंकि माँ को भी लगने लगा था कि उनकी जो आज़ादी है, उनके जो ऐश करने के दिन है, अगर आप कायदे से कहें, तो वो उनके पति की वजह से ही रुके हुए हैं। और ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जाती हैं। अब एक तरफ परिवार में सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अचानक से 18 अप्रैल को, अब आप सोचिए आज अगस्त की तारीख है, 10 अगस्त चल रहा है, 18 अप्रैल को जो मनोज सैनी है वो इसी घर से, जिस घर को आप देख रहे हैं ना, इसी घर से वो गायब हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। अब आस पड़ोस में, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार वाले रहा करते थे, भाई रहते थे, बहन रहती थी, तो वो लोग एक दो दिन आते हैं, वो पूछते हैं, फ़ोन लगता नहीं है, कुछ बातचीत नहीं होती, तो वो आके अपनी भाभी से पूछते हैं कि भैया कहाँ चले गए हैं, कुछ बताइए। अब इस पर जो ये नैना है, जो पत्नी है, वो लगातार अलग अलग कहानियाँ बनाती थी, कभी कुछ बोलती, कभी कुछ कहती, और जब ये कहानियाँ लगातार बढ़ती चली गई, रोज़
रोज़ ये सारी चीज़ें हो गई तो परिवार भी परेशान हो गया कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, हमारा जो भाई है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा, कुछ हम बात नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में वो जा कहाँ सकता है। अब जब वो पता करने की कोशिश करते हैं तो परिवार वालों को ये तो पता था कि नैना और उसके हस्बैंड यानी मनोज के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, बेटी के साथ भी रिश्ते इतने ठीक नहीं है, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना घट गई हो, और इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो पुलिस में इस पूरी बात की कंप्लेन करेंगे। मतलब आप सोचिए 18 अप्रैल को शख्स गायब हुआ था, 9 मई आ जाती है, मोटा मोटा 20 दिन बीत जाते हैं, तब तक वो वेट करते हैं, भाभी से पूछने की कोशिश करते हैं, बच्ची से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब वो फैसला करते हैं कि वो पुलिस में जाएंगे, तभी 9 मई को वो लोग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। और इधर होता क्या है कि 2 दिन बीतने के बाद ही जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, सब छानबीन कर रही होती है, तभी इसी घर से, जो घर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, इसी घर से बेटी और माँ दोनों गायब हो जाती है। अब उनका कुछ भी पता नहीं चलता, पुलिस भी उनको ढूंढती ढूंढती पागल हो जाती है, यहाँ लोग भी उन्हें नहीं पता, किसी को पता नहीं चल रहा कि वो दोनों कहाँ चल गए। अब जब वो जब गायब हो जाते हैं, तब परिवार वालों का जो शक था, एक जो डर था, वो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो चीज़ें सच ना हो गई हो। अभी तक वो लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है भैया कहीं चले गए हों, परेशान होकर हम सबको छोड़कर कहीं चले गए हों। लेकिन जब भाभी यानी कि नैना, उस मनोज सैनी की जो पत्नी है, वो और उनकी जो बेटी दोनों जब गायब होते हैं, उसके बाद परिवार वालों का माथा ठनकता है और वो पुलिस में जाके सीधे तौर पे कहते हैं कि हमें डाउट है कि इस औरत ने और उसकी बेटी ने मिलकर मनोज का कत्ल कर दिया है, उसे मार दिया है, उसे कुछ किडनैप कर लिया है, उसका साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद अब वो जिंदा नहीं है, और हम चाहते हैं कि एक बार आप उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। अब पुलिस तक ये पूरी चीज़ें पहुँचती हैं, एक रिपोर्ट लिखाई जाती है। इधर पत्नी और बेटी गायब हैं, इधर जो परिवार वाले हैं वो परेशान हैं, जो शख्स गायब है उसका कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक क्लू मिलता है। उसके बाद पुलिस ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को पता लगता है, जब ये सारे पकड़े जाते हैं, जो माँ नैना है, जो बेटी है और जो बेटी का बॉयफ्रेंड विमल है, जब ये सारे पकड़े जाते हैं तब ये खुद कबूलते हैं और बताते हैं किस तरह से आधी रात को इन्होंने पहले जो मनोज सैनी है उसके दूध में नशीली दवाई मिलाई, उसके सिर जो जैसा दीपक ने बताया मूसली से कुचला, और उसके बाद उसकी लाश को कंबल डालकर जला दिया। अब आप समझिए कि किस तरह से जब नैना और बेटी गायब हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह से क्लू मिलता है और कौन इस पूरे मामले को पुलिस तक पहुंचाता है, जिसके बाद ये तीनों हत्यारे पकड़े जाते हैं। लेकिन अभी तक जो बॉडी है या उसका कुछ भी जो अवशेष हैं वो पुलिस को नहीं मिले हैं। देखिए, मनोज 18 अप्रैल से गायब था, लेकिन 18 अप्रैल से अगर हम पीछे की जाने की कोशिश करें, मतलब 15, 16, 17 अप्रैल के दरमियानी, तो उस रोज उस घर से हर रोज झगड़े की आवाज आती। आस पड़ोस वालों को पता लगता कि मनोज का झगड़ा चल रहा है अपनी वाइफ के साथ, और जो आवाजें थी हर किसी को समझ में आ रहा था कि घर पर रोज रोज कलेश हो रहा है। अब 18 अप्रैल से अचानक से जब मनोज गायब हुआ तो आस पड़ोस वाले ने सबको, मनोज के रिश्तेदारों को बताया कि देखिए, हमें ना शक है कि जो उनकी वाइफ हैं उनका झगड़ा चल रहा था और इस वजह से हो सकता है कि मनोज के गायब में उनकी वाइफ का भी हाथ हो। अब ऐसे भी कोई जाके कोई इल्जाम लगा दे, कोई कैसे मान ले। इसके बाद होता क्या है, जो रिश्तेदार चीख चीख कर पुलिस वालों के सामने, तमाम लोगों के सामने ये कहते हैं कि देखिए, जो वाइफ है नैना, उसका अफेयर है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो मनोज को गायब करने के बाद अब फरीदाबाद रहने चली गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और वो वहीं पर है। लेकिन हर किसी को अचानक से ऐसे बोल देना, उसको साबित करना, दो अलग चीजें होती हैं। अब इसी सिलसिले में जब नैना यहाँ से वापस फरीदाबाद से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बाद वापस अपने पिता के घर पे जाती है, मतलब जो नाबालिग बेटी है वो नाना के घर पर जाती है, तो वहां पर भी, क्योंकि मायके में भी हर कोई जानना चाह रहा था कि अरे पति कहाँ गया है, खुलकर बताओ कहाँ पे झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को तुमने अलग हो गए हो, किस बात को लेकर टेंशन है। शुरुआत में नैना एक तरीके से आनाकानी कर रही थी, बेटी उसके साथ में ही थी, बेटी भी एक तरीके से अपनी माँ के साथ हाँ में हाँ मिला रही थी। और याद रखिए, ये जो बेटी नाबालिग है उसी के इंस्ट्रक्शंस पे सारा काम हुआ है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, अक्सर बेटी अपनी माँ का साथ देती थी, लेकिन रोज रोज अब मायके में भी कलेश होना शुरू हो गया था। अब एक दिन नैना को अपने पिता पर गुस्सा आता है। पिता बोलते कि अरे सच बता दो यार, तुमने अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कुछ तो सच होगा। नैना गुस्से में अपने पिता को कहती है कि देखो, मैंने
क्या किया है। अब ध्यान से सुनिएगा। वो बताती है कि रोज़ उसकी कलेश से तंग आ चुकी थी। जो उसके पति थे वो शक क्या करते थे, उनके जब पता लगा कि उनकी बेटी का भी अफेयर है एक डिलीवरी बॉय के साथ, तो इसको लेकर भी घर पर झगड़े होते थे। उनका कहना था कि बेटी उनके साथ या डिलीवरी बॉय के साथ कोई रिश्ता ना रखे। अब इस चीज़ को लेकर झगड़े होते थे और इसी वजह से जब एक तरीके से 17 अप्रैल की रात को वो घर पर बैठी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब पति आते हैं झगड़ा शुरू होता है, लेकिन रोज की तरह उन्हें खाना दूध देना पड़ता है। खाना दे दिया गया, दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर, मतलब नशे वाली चीज ऐसे मिलाकर, नींद की गोली जैसी चीज मिलाकर पति को पिलाई गई। पति जब पीते हैं उन्हें बेहोशी जैसी हालत होती है, वो जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद बेटी का बॉयफ्रेंड उस घर पर आते हैं और खुद नैना, ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें मनोज को इस दुनिया से हटाना है, वो अगली सुबह की जो किरण है वो देख ना पाए। इसलिए वो 2 धान कूटने वाली जो मुसली होती है उसे लेकर आते हैं। जो नैना है वो अपने पति का जो सिर चकनाचूर कर देती है, क्योंकि नैना का जो गुस्सा 7वें आसमान में था। उसे लग रहा था कि जिस मुंह से ये जो पति मुझे टोकता है, मुझसे झगड़ा करता है, इसका मुंह इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और जो गुस्सा था नैना का अपने पति के चेहरे पर निकला और पति का जो चेहरा था चकनाचूर कर दिया जाता है। ये सोचिए, याद रखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। नैना ये सारी चीजें अपने पिता को बता रही थी। उसके बाद कंबल में लपेट कर बॉडी को ये जो तीनों हैं स्कूटी पर बैठकर यमुना किनारे लेकर जाते हैं। वहां पर जो जंगल और भीड़ था, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन? इंसान। इंसान पहुंचते हैं, 3 इंसान पहुंचते हैं और तीनों इंसान फैसला करते हैं कि हमें अपने जो अपने से बड़े हैं, पिता हैं, उसे किस तरीके से इस दुनिया से हटाना है। कंबल सहित पूरे बॉडी को जला दिया जाता है। अब ये जो सारी चीजें बताई जाती हैं, जब खुद पिता सुनते तो पिता को लगता है कि मेरी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मैंने किसे पाल पोस के बड़ा किया और किस मुहूर्त में इसकी शादी करवाई होगी मैंने। ये फौरन लड़के के रिश्तेदारों की पूरी कहानी बताते हैं, पुलिस में बताते हैं। अपनी ही बेटी की जो गंदी हरकत थी, जो क्रूरता थी, हर एक ब्यौरा पुलिस और रिश्तेदारों को बताते हैं। रिश्तेदार और पुलिस जब नैना को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं तो बेटी भी गिरफ्तार होती है, बॉयफ्रेंड भी गिरफ्तार होता है। तीनों को ले जाकर क्राइम स्पॉट पर समझने की कोशिश होती है कि बॉडी आपने कहां पर फेंकी थी, कहां पर जलाई थी। लेकिन देखिए, बारिश का मौसम है, जो नदी उफान पर भी होती है, नदी कितनी मिट्टी काट के ले जा चुकी है, कहां पर उनकी बॉडी अभी मिले होंगे, 4 महीने पुरानी बात है। जानवर भी उस जगह पे घूमते हैं। तो क्या अब भी कोई अवशेष, हड्डियां, अगर कोई हड्डियां मिलती भी हैं, जिस तरीके से वनिता ने आपको दिखाया कि वहां पे एक जूता भी मिला है, तो क्या डीएनए की सैंपलिंग के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश हुई है कि ये जो जूता है ये सिर्फ और सिर्फ ये मनोज का है? कौन से ऐसे सबूत मिल गए हैं जो इशारा करे कि इसी जंगल में और इसी स्पॉट पर मनोज को जलाया गया था? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसमें मथुरा पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कबूलनामे से नहीं हो जाता है सारा कुछ। जब कोर्ट में जाकर वो अपने बयान से पलट भी सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो अब तक बॉडी की कोई अवशेष नहीं मिले, कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा है कि जिससे ये पता लग सके या किसी ने देखा हो कि रात के अंधेरे में वो किसी को जला रहे हैं, किसी बॉडी को जला रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज अब तक नहीं मिल पाई है। बेटी नाबालिग है, बच जाएगी, उससे ज्यादा लंबी सजा नहीं होगी। माँ जो एक तरीके से मुख्य धारा है या मुख्य कल्प्रिट है इस पूरे क्राइम सीन पर, उसे ना कमरे में किसी ने मारते हुए देखा अपने पति को, ना ही किसी ने उसे जलाते हुए देखा। ऐसे में पुलिस किस तरीके से आने वाले वक्त में कोर्ट में साबित करेगी? क्योंकि ये सिर्फ बोल देना कि उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने अपने मायके में जाकर अपने पिता से बोल दिया, ये सारी चीजें दिक्कत देने वाली हैं। पुलिस के सामने एक बालिया बयान है तीनों का। दूसरा, पुलिस के सामने वो स्कूटी बरामद कर ली गई है जिस स्कूटी से उस क्राइम सीन पर ले जाया गया था। तो क्या उस स्कूटी मिल जाने से ये केस मौजूद हो जाएगा? नहीं। उस स्कूटी पर क्या ऐसे खून के धब्बे, कोई फॉरेंसिक एविडेंस, मांस के लोथरे या कुछ भी ऐसा मिले जिससे साबित हो कि एक पूरी की पूरी क्राइम जो कुंडली है ये कनेक्टेड है। और 4 महीने पुराना केस है, बारिश का मौसम है, हवाएं चल रही हैं, कीचड़ है, वहां पे जो मिट्टी कटाव हो चुका होगा, जा चुकी होगी। तो क्या बिना लाश
बिना कोई ठोस सबूत, बिना मर्डर वेपन के इस पूरे केस में यह केस अपने आप में कमजोर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मथुरा पुलिस आने वाले वक्त में तमाम सबूत, तमाम मर्डर वेपन, कोई भी ऐसी चीज जो ये साबित कर दे, सीसीटीवी फुटेज भी अगर मिल जाए किसी भी तरीके से जहां पे ये ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस केस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ सकता है। नहीं तो फिलहाल के लिए केस बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें फिलहाल मथुरा पुलिस जो अगर अपना काम सही से करे और वहां पर छानबीन कर कर ऐसे तमाम ठोस सबूत निकाल ले, तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।